अस्सलाम वालेकुम। ए ऑटोमेशन की अगली वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जब हम कोई भी ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं, ए ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं, वर्कफ्लो बनाते हैं, तो जिस एम्प्लॉयर के लिए, क्लाइंट के लिए या पर्सपेक्टिव बायर के लिए हम ये ऑटोमेशन बना रहे होते हैं, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फैक्टर काउंट करता है वो है इसकी कॉस्ट। और इसकी कॉस्ट जो है उसका कैलकुलेट करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एई ऑटोमेशन की डेवलपमेंट जो है वो उसमें सिर्फ एक सेक्शन है कॉस्ट का, जबकि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी एई ऑटोमेशन को या वर्कफ्लो बनाने के लिए दरकार होती हैं, और उनको फैक्टर इन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसको ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट किया जा सके क्लाइंट को, एम्प्लॉयर को या पर्सपेक्टिव बायर को, क्योंकि उनके लिए ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है, ये आरओआई जो है, ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये ज़्यादातर जो डेवलप कर रहा है या जो सोल्यूशन प्रोवाइडर है उसको करना पड़ता है। और जैसा कि अब अगर आप लोगों ने ए ऑटोमेशन के डेवलपमेंट की, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर कौन से हैं। मिसाल के तौर पे जब भी हम कोई ऑटोमेशन या वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं जिसके अंदर लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, एपीआई इंटीग्रेशंस होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल्स होते हैं, तो हमें उनका यूजेज के हिसाब से देखना पड़ता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो पर टोकन क्या कॉस्ट होती है और उसकी पर मंथ क्या कॉस्ट होगी, और उस यूज़र की यूज़बिलिटी कितनी होगी, यानी उसकी क्लाइंटेज कितनी है और वो कितना यूज़ करेगा और उसको पर मंथ कितना कॉस्ट करेगा। इसी हिसाब से जब हम एपीआईज़ की बात करते हैं तो एपीआईज़ जो हैं वो यूजुअली जो है वो मंथली बेसिस पे भी होती हैं या उसकी पर कॉल बेस भी होती है, ज़्यादातर पर कॉल बेस्ड होती है। अब उसमें आपको कितनी कॉल्स होंगी डेली और कितनी मंथली होंगी, उसके हिसाब से आपको वो कॉस्ट एस्टिमेशन करनी होती है। इसके अलावा अगर सोल्यूशन जो है वो आपने क्लाउड पे होस्ट करना है तो उसकी क्या कॉस्ट हो सकती है, अगर ऑन प्रेमिसेस करना है, सेल्फ होस्ट करना है, तो उसकी क्या कॉस्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने फैक्टर इन करनी है और इस कॉस्ट को आपने कम्युनिकेट करना होता है ताकि उसके बाद जो क्लाइंट है या जो बायर है आपकी प्रोडक्ट का या सोल्यूशन का, वो डिसाइड कर सके कि उसको ये कॉस्ट जो है ये अफोर्ड करता है या नहीं करता। और बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप देखें तो जब हम इवेंचुअली देखते हैं तो जो कॉस्ट मोस्ट केसेस में एई ऑटोमेशन की मंथली बेसिस पे क्लाइंट को या बिजनेसेस को पड़ रही होती है, वो बहुत ही कंपैरेटिवली कम होती है उस कॉस्ट से जो ऑलरेडी वो पे कर रहे होते हैं, जो रिसोर्सेज वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं पर मंथ बेसिस पे, जो उनको पे कर रहे हैं उसके निस्बतन फिर भी ये कम पड़ती है। लेकिन इस कॉस्ट का कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम इसका कॉस्ट एनालिसिस करेंगे और जो मुख्तलिफ फैक्टर हैं उनको जहन में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपने इसके अंदर किस तरह से आपने इवेल्युएट करनी होती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कॉस्ट एनालिसिस के लिए तकरीबन 8 स्टेप्स हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। इनमें से आप कुछ स्टेप्स जो हैं वो कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 8 इसलिए कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। इनको एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपने वर्कफ्लो को ब्रेक डाउन करना है, यानी ब्रेक डाउन करने का मतलब ये है कि उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको आपने देखना है कि अलग-अलग उनके कौन कौन से उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि हर वर्कफ्लो की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और उसके कंपोनेंट्स, उसकी नोड्स मुख्तलिफ यूज़ हुई होती हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन से मेजर प्रोसेसेस हैं इसके अंदर और या सर्विसेज हैं जो कि यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे इनपुट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या हम इनपुट के लिए कोई टाइपफॉर्म एपीआई यूज़ कर रहे हैं या रीजनिंग मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं और नोटिफिकेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने लिस्ट आउट करनी होती हैं कि इसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस, टूल या सर्विसेज जो हैं वो आप मेजर यूज़ कर रहे हैं इस ऑटोमेशन के अंदर। अगला स्टेप जो है उसमें आपने देखना होता है कि इसमें पेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी जो भी जो सर्विसेज या टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट्स जो हैं उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो पेड हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं, एलएलएम यूज़ कर रहे हैं, तो ओपनएआई का अगर आप फॉर एग्जांपल लें तो पर 1000 टोकन उसकी कॉस्ट आप देख सकते हैं कि क्या हो सकती है।
और उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों जो टोकन्स हैं वो काउंट होते हैं। तो उसका एग्जांपल अगर हम देखें तो 1 सेंट से लेके 3 सेंट तक पर 1000 टोकन चार्ज हो सकता है। इसी तरह गूगल एपीआई का पर रिक्वेस्ट होता है, नंबर ऑफ़ कॉल्स, कितनी कॉल्स आप कर रहे हैं, पर $5 पर 1000 रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल हो सकती हैं, या इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हैं। टाइप फॉर्म अगर आप डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, अगर मंथली उसकी क्या सब्सक्रिप्शन है। इसी तरह अगर आप होस्ट करते हैं तो अगर आप ऑफिशियली जो NetEarn का अपना क्लाउड है उसके ऊपर रन करते हैं तो उनकी कोई भी एक फ़िक्स्ड फ़ीस हो सकती है, जो कि 5000 रन्स के लिए अगर आपने एग्जीक्यूशंस करनी है पर मंथ 5000, तो उसकी क्या चार्जेस होंगे। अगर आपने उससे ज़्यादा जाना है तो उसके क्या चार्जेस होंगे। ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं। और होस्टिंग अगर आपने सेल्फ होस्टिंग करनी है, यानी कि आपने गूगल क्लाउड के ऊपर या AWS के ऊपर सेल्फ होस्टिंग करनी है उनकी इंस्टेंस को रेंट करके पे एज यू गो के मॉडल पे, तो उसका आपको पर मंथ क्या कॉस्ट आएगी। इसी तरह अगला जो स्टेप है उसमें एस्टिमेट करना है आपने कि उसका यूजेज वॉल्यूम क्या होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो लैंग्वेज मॉडल है उसको कितना प्रॉम्प्ट रिसीव करना पड़ेगा या प्रोसेस करना पड़ेगा। अब उसकी एक छोटी सी जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चैट समराइज़र अगर आप थोड़ा सा करें कि एक चैट समराइज़र है वो कितने टोकन जो है वो कितनी बार रन होगा और कितने टोकन यूज़ करेगा इन एंड आउट पे, और उसका जो टोकन का जो मंथली है वो आपको कितने टोकन पर मंथ पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा एस्टिमेट आपको करना पड़ेगा कि कितनी बार वो चैट समराइज़र, ये चैट अगर आप फॉर एग्जांपल चैट ट्रिगर यूज़ करते हैं तो आपका प्रॉम्प्ट कितनी दफ़ा चैट प्रॉम्प्ट जो है वो इनपुट लेगा और उस पर कितने टोकन यूज़ होंगे और पर मंथ उनकी क्या कॉस्ट होगी। और इसको अगर आपने टोटल कॉस्ट करनी हो तो आप टोटल टोकन्स पर 1000 कर सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय टोकन प्राइस, कि जो टोकन की प्राइस होगी और टोकन जो टोटल टोकन है डिवाइडेड बाय 1000 के 1000 उसकी कॉस्ट है और मल्टीप्लाई बाय टोकन प्राइस कि क्या उसकी प्राइस है। इसके बाद अगर आप देखें तो इंक्लूड NetEarn एग्जीक्यूशन कॉस्ट, यानी कि NetEarn की जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है वो क्या होगी। यानी यहाँ पे सिर्फ अब NetEarn की जो होस्टिंग है उसकी बात हो रही है कि अगर आप होस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर भी इटसेल्फ कॉस्ट होती है, सर्वर की अलग होती है, डेटाबेस की अलग होती है और बैकअप और मॉनिटरिंग की अलग होती है। तो इसमें अगर आप NetEarn को यूज़ कर रहे हैं तो प्राइसिंग जो है वो नंबर ऑफ़ वर्कफ्लो की एग्जीक्यूशन पे होती है। अगर आप NetEarn का जो ऑफिशियल जो क्लाउड है उसको आप यूज़ करते हैं तो वो नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूशन पे आपको चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ होस्ट करते हैं तो उसमें आपको कुछ ये चीज़ें जो हैं वो एस्टिमेट करना पड़ेंगी। जैसे मैंने बताया कि सर्वर जो है वो आप अगर EC2 लेते हैं तो उसकी एक कन्फिग्रेशन है EC2 जो AWS की, तो उसमें कौन सी मशीन आप यूज़ करते हैं उसकी $10 पर मंथ कॉस्ट हो सकती है, $20 या $30 हो सकती है। इसी तरह डेटाबेस में आप पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं या RDS यूज़ कर रहे हैं या लोकल यूज़ कर रहे हैं, ये वेरी कर सकती है प्राइस। बैकअप स्टोरेज आप क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटरिंग और लॉगिंग अगर आपको चाहिए तो उसकी एक कॉस्ट होती है। और एग्जांपल के तौर पे आप अगर होस्टिंग देखें तो $10 to $30 पर मंथ आपको पड़ सकती है सेल्फ होस्टेड, और इसी तरह स्टोरेज जो है वो $2 पर मंथ पड़ सकती है। वर्कफ्लो अगर रन करना है वो अनलिमिटेड आप रन कर सकते हैं, उसमें कोई जो है वो लिमिटेशन नहीं होती सेल्फ होस्टिंग के अंदर। इसी तरह अगर स्टेप 5 देखें तो उसमें आपको जो इंटीग्रेशन APIs हैं उनकी कॉस्ट देखनी होती है, क्योंकि APIs जो हैं, जो भी आप APIs इंटीग्रेट करते हैं अपने ऑटोमेशन के अंदर, उनकी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सम टाइम पर कॉल चार्ज कर रहे होते हैं आपको। और इसका तरीका थोड़ा सा आप फार्मूला के तौर पे ले सकते हैं कि नंबर ऑफ़ API कॉल्स पर मंथ जो है वो आप देखें कितनी है और उसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट पर कॉल, कि आपको एक कॉल कितने की पड़ती है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ APIs, आपको महीने में कितनी APIs जो हैं वो कॉल करना पड़ सकती हैं, वो आपकी मंथली API कॉस्ट होगी। अच्छा, अब इसमें जो आपका जो बेसिकली मेन रेवेन्यू होगा, या आप ये समझें जो आपने चार्ज करना है वो अब आएगा स्टेप 6 पे। अगर आप देखें तो उसमें आपकी एक तो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी कि आपने जो वर्क फ्लो क्रिएट करना है या बनाना है उसमें आपने क्या चार्ज करना है। उस पर सम टाइम लोग क्या करते हैं कि आवरली रेट अपना एक मखसूस कर लेते हैं और देखते हैं कि मुझे कितने घंटे लगेंगे ये वर्क फ्लो बनाने में, ठीक है, और उसको एक नंबर दे देते हैं कि मुझे इतना मेरा रेट है और इतने घंटे लगेंगे। और उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। सम टाइम आपको एम्प्लॉयर या क्लाइंट या बायर जो है वो कहता है कि आपने इसको मेंटेन भी करना है, तो उसके लिए फिर आपको एक सेपरेट कॉस्ट जो है वो तय करनी पड़ती है उसके साथ।
अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो अगर आप वर्कफ्लो डिज़ाइन करते हैं और 10 घंटे उसको लगते हैं तो आप $10 के $40 के हिसाब से $400 सिर्फ डिज़ाइन का लेंगे। टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के अगर आप देखें तो 5 घंटे उसके लगा लें तो 40 जो हैं वो, क्योंकि आपने टेस्ट करना है डिप्लॉय करना, अगर क्लाउड पे होस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या उनके ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे भी करना हो, लेकिन मोस्टली लोग क्लाउड पे करते हैं, या अगर आप Anytime के क्लाउड पे भी करें तो उसका आप जो है सेपरेट चार्ज करते हैं। इसी तरह प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग जो है, अगर आप लेट्स से जो मॉडल है वो हेलुसिनेट कर रहा है, हेलुसिनेशन है जिसकी वजह से वो टू द पॉइंट जवाब नहीं दे रहा, तो अगर आप उसको ट्यून करेंगे तो उसका, यानी कि ये चीज़ें इंस्टॉलेशन के बाद होती हैं जब आप टेस्ट करते हैं उनके रियल डाटा के साथ, तो उसका आप बाज़ औक़ात सेपरेट चार्ज कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है ये यूजुअली जो डेवलप कर रहा होता है, डेवलपर होता है, उसके पास आती है, या AI ऑटोमेशन एक्सपर्ट के पास आती है। इसी तरह अगर आप तमाम कॉस्ट को कंबाइन करें तो फिर आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपकी लैंग्वेज मॉडल की क्या कॉस्ट है, और फॉर एग्जांपल OpenAI क्या चार्ज करेगी अगर आप OpenAI यूज़ कर रहे हैं, या Gemini, या जो भी क्लाउड का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप होस्टिंग देखें तो आपको होस्टिंग की मंथली कॉस्ट, थर्ड पार्टी APIs की कॉस्ट और मेंटेनेंस सब डाल के आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट को या अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को कि ये कास्ट उनको पर मंथ पड़ेगी। ये जो ऑटोमेशन जो वो ख़रीद रहे हैं उनको पर मंथ ये कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप इसको कंपेयर करें जो कॉस्ट वो पे कर रहे होंगे इस पूरे काम की, लेट्स से वो ये पूरा काम किसी एम्प्लॉय से करवा रहे हैं या कोई और उनका रिसोर्स है जो जिसके थ्रू ये काम करवा रहे हैं, तो उनको ये बहुत हद तक चीपर पड़ेगी। $105 पर मंथ कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर वो कई हज़ार डॉलर लगा रहे हों यही काम करवाने पे ऑलरेडी अपने बिजनेस के अंदर। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि आप इसमें अपना मार्जिन रख सकते हैं। जैसे यू कैन देन सेट योर क्लाइंट प्राइसिंग बाय एडिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि आप क्लाइंट को एक 30 to 50% आप कह सकते हैं, उस बताने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये इंक्लूड कर देते हैं आप प्राइस के अंदर कि 30 to 50% आपने क्लाइंट को चार्ज करना होता है। ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज करना चाहते हैं, ये क्लाइंट का बजट कितना है उसके मुताबिक आप उसमें थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हैं। और एंड पे एक चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये कर सकते हैं कि आप एक कॉस्ट ट्रैकर वर्कफ्लो जो है वो बना सकते हैं कि उसका तरीका, फॉर एग्जांपल अगर आप जो आपकी AI की नोड है उसका टोकन यूजेज है वो आप काउंट कर लें, और API कॉल काउंट कर लें, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर रन आपको कितनी पड़ती है वो काउंट कर लें, तो आप एक वर्कफ्लो बना सकते हैं जो आपकी उस वर्कफ्लो की कास्ट को साथ साथ टोटल करता जाएगा। और इसका करने का तरीका क्या है कि आप ट्रैक टोकन यूजेज विद इन द OpenAI नोड्स यूजेज आउटपुट। जो OpenAI का अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं तो उसका जो यूजेज है वो आप देख सकते हैं कि वो यूजेज कितनी होती है। जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी यूजेज हम कर रहे हैं, तो क्लाइंट कितनी यूजेज कर सकता है। आप क्लाइंट से अगर नंबर लें, उनसे कोई एस्टिमेट लें कि उनको दिन में कितनी बार रन करना पड़ सकता है, या उनके बिज़नेस की बेस पे, या महीने में कितनी बार रन करना पड़ सकता है, तो आप वो टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको रन करके देख सकते हैं को आपको डेली कॉस्ट क्या आ रही है, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करके 30 के साथ पूरे महीने की कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो रिज़ल्ट हैं वो अगर आप गूगल शीट में या एयर टेबल में सेव कर लें तो आपको कैलकुलेशन पे एंड पे वो हेल्प कर सकते हैं कि आपका टोटल क्या आ रहा है प्राइस का। और इसी तरह आप मंथली टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये तीन स्टेप हैं, सजेस्टेड है, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। आप अपने तौर पे भी एक कोई ऑटोमेशन वर्कफ्लो बना सकते हैं जिससे आपको जो आपने ऑटोमेशन बनाई है उसी के रिलेटेड आपको कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती रहेगी कि किसी भी ऑटोमेशन की क्या कॉस्ट हो सकती है। और वो ट्रैकर जो होगा, कॉस्ट ट्रैकर, वो आपके मल्टीपल वर्कफ्लोज के काम आ सकेगा। वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक वर्कफ्लो के लिए होगा, वो मल्टीपल वर्कफ्लोज के काम आ सकता है। जी, तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस तरह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और उनकी कॉस्ट को हम किस तरह से देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी पड़ती हैं और उनको फैक्टर इन करना पड़ता है, कास्ट में शामिल करना पड़ता है, और इनका एक तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेट नंबर जो है वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है क्लाइंट को या प्रोस्पेक्टिव बायर को कि उनको मंथली बेसिस पे ये सारी चीज़ें किस तरह से कॉस्ट करेंगी। नॉट ओनली दैट, आप लोगों को उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है और कौन कौन से
जगहों पे ये अप्लाई होती है, ये आपको उनको डिटेल से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो आपके लिए इनका समझना बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश कीजिएगा जब भी आप सोल्यूशन डिज़ाइन करें, प्रोजेक्ट करें, तो उसमें इन कॉस्ट को साथ साथ एस्टिमेट करना शुरू कर दें, एनालाइज करना शुरू कर दें, ताकि आपके लिए आसान हो, आपकी रूटीन बन जाए कि जब भी आप सोल्यूशन बनाएं तो आप ये कॉस्ट जो है उसी तरह से आगे कम्युनिकेट कर दें। तो उम्मीद है ये एफ़र्ट जो है ये आपके लिए काम आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।